हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BES 121 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, डिफाइन द टर्म चाइल्ड इन डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें चाइल्ड को अलग अलग दृष्टिकों से डिफाइन करना है, जैसे लीगल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल और एजुकेशनल। हर फील्ड बच्चे को अपने नजरिए से समझती है, इसलिए हमें बताना है कि इन सब में चाइल्ड का मतलब क्या होता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। चाइल्ड शब्द का अर्थ हर जगह एक जैसे नहीं होता। आमतौर पर चाइल्ड एक ऐसा व्यक्ति होता है जो अभी अपने फिजिकल, इमोशनल, कॉग्निटिव और सोशल डेवलपमेंट के फेज में है। लेकिन हर सोसाइटी, लॉ और थियरी इस डेफिनेशन को अलग तरीके से समझती है। इसलिए बच्चे को समझने के लिए हमें उसे अलग अलग दृष्टिकों से देखना पड़ता है, जैसे लीगल, साइकोलॉजिकल, सोशियोलॉजिकल और एजुकेशनल पर्सपेक्टिव। मेन बॉडी। ए, लीगल पर्सपेक्टिव। कानूनी नजरिए से चाइल्ड की पहचान उसके एज से होती है। UNCRC 1989 के मुताबिक 18 साल से कम उम्र का हर व्यक्ति चाइल्ड कहलाता है, जब तक US देश का कानून कुछ और ना कहे। भारत में चाइल्ड लेबर एक्ट 1986 के हिसाब से 14 साल से कम उम्र का व्यक्ति चाइल्ड है, जबकि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 कहता है कि 18 साल तक के व्यक्ति को चाइल्ड माना जाता है। यहाँ फोकस होता है प्रोटेक्शन, राइट्स और कानूनी जिम्मेदारियों पर। बी, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। साइकोलॉजी के दृष्टिकोण से चाइल्ड को उसके डेवलपमेंटल स्टेजेस के बेसिस पर समझा जाता है। जीन पियाजे ने बताया कि बच्चे अलग अलग सोचने के स्टेजेस से गुजरते हैं, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल और फॉर्मल ऑपरेशनल। सिगमंड फ्रॉइड के मुताबिक चाइल्डहुड के एक्सपीरियंसेस पर्सनालिटी को शेप करते हैं। मतलब साइकोलॉजिकल व्यू के हिसाब से चाइल्ड एक ऐसा व्यक्ति है जो मेंटल और इमोशनल ग्रोथ के प्रोसेस में है। सी, सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव। सोशियोलॉजी के नजरिए से चाइल्डहुड एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है, मतलब हर समाज अपने नॉर्म्स और कल्चर के हिसाब से डिसाइड करता है कि कौन चाइल्ड है। कुछ कल्चर्स में बच्चे कम उम्र में ही काम करते हैं या शादी कर लेते हैं, जबकि दूसरे कल्चर्स में वो लंबे समय तक डिपेंडेंट रहते हैं। फिलिप एरीज ने कहा था कि पहले जमाने में बच्चों को मिनिएचर एडल्ट्स माना जाता था, यानी चाइल्डहुड एक नया कॉन्सेप्ट है। इस व्यू से हम समझते हैं कि बच्चा होने का मतलब समाज और संस्कृति के हिसाब से बदलता रहता है। डी, एजुकेशनल पर्सपेक्टिव। शिक्षा के दृष्टिकोण से बच्चा एक लर्नर है जिसे गाइडेंस और नर्चर की जरूरत होती है। शिक्षक का रोल है एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाना जहां बच्चा इमोशनल, मॉरल और इंटेलेक्चुअल तौर पर ग्रो कर सके। मारिया मोंटेसरी और रविंद्रनाथ टैगोर जैसे थिंकर्स ने कहा कि हर बच्चा अपने अंदर एक यूनिक पोटेंशियल लेकर आता है। एजुकेशन के हिसाब से चाइल्ड एक ऐसा व्यक्ति है जिसे सही लर्निंग और एक्सपीरियंसेस से शेप किया जा सकता है। कंक्लूजन। अंत में हम कह सकते हैं कि चाइल्ड की डेफिनेशन हर दृष्टिकोण में अलग होती है। कानूनी रूप से ये एज बेस्ड है, साइकोलॉजिकल रूप से ये डेवलपमेंट फेज है, सोशियोलॉजिकल रूप से ये सोशल रोल है और एजुकेशनल रूप से ये लर्निंग का पीरियड है। इन सबको समझने से हम बच्चों के होलिस्टिक डेवलपमेंट और उनके अधिकारों को बेहतर समझ पाते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 6. What are the principles of human development? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें ह्यूमन डेवलपमेंट के बेसिक प्रिंसिपल्स समझाने हैं, मतलब कैसे इंसान का विकास शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक रूप से होता है। हमें उन रूल्स या पैटर्न्स के बारे में लिखना है जो हर व्यक्ति के विकास को एक्सप्लेन करते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। ह्यूमन डेवलपमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें इंसान अपनी जिंदगी के हर स्टेज में बदलता और सीखता है, जन्म से लेकर वृद्धावस्था तक। इसमें फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और सोशल ग्रोथ सब शामिल होती है। साइकोलॉजिस्ट जैसे पियाजे, एरिक्सन और विगोत्स्की ने ह्यूमन डेवलपमेंट को समझाने में बहुत योगदान दिया है। इन विकास के कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जो बताते हैं कि विकास किस डायरेक्शन और पैटर्न में होता है।
मेन बॉडी। 1. डेवलपमेंट लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। ह्यूमन डेवलपमेंट कभी रुकता नहीं, ये पूरी लाइफ चलता है। हर स्टेज, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड, ओल्ड एज, अपने अलग चैलेंजेस और लर्निंग्स लाती है। एग्जाम्पल, बचपन में बच्चा चलना और बोलना सीखता है, जबकि बड़े होने पर इमोशनल और सोशल मैच्योरिटी आती है। 2. डेवलपमेंट मल्टीडायमेंशनल है। विकास के अलग अलग एस्पेक्ट्स होते हैं, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल और सोशल। ये सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं। एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे की फिजिकल ग्रोथ अच्छी हो तो उसका कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। 3. डेवलपमेंट सीक्वेंशियल और प्रिडिक्टेबल है। विकास एक निश्चित सीक्वेंस फॉलो करता है, जैसे बच्चा पहले बैठता है, फिर खड़ा होता है और फिर चलना सीखता है। सीक्वेंस सेम होता है, लेकिन स्पीड हर बच्चे में अलग हो सकती है। 4. डेवलपमेंट में इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। हर व्यक्ति अपने तरीके से डेवलप करता है। हेरिडिटी, एनवायरनमेंट और कल्चर जैसे फैक्टर्स विकास को अलग बनाते हैं। एग्जाम्पल, 2 बच्चे एक उम्र के होकर भी लैंग्वेज स्किल्स में फर्क दिखा सकते हैं। 5. डेवलपमेंट जनरल से स्पेसिफिक होती है। पहले बच्चे के मूवमेंट्स और रिस्पॉन्सेज जनरल होते हैं, फिर ग्रेजुअली स्पेसिफिक और रिफाइंड हो जाते हैं। एग्जाम्पल, पहले बच्चा हाथ हिलाता है, बाद में ऑब्जेक्ट को पकड़ना सीखता है। 6. डेवलपमेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस है। विकास एक लगातार प्रोसेस है, जिसमें हर स्टेज पहले वाली पर डिपेंड करती है। कोई भी डेवलपमेंट एकदम से नहीं होता, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ता है। एग्जाम्पल, अर्ली लर्निंग एक्सपीरियंसेस बाद के एकेडमिक्स और सोशल स्किल्स के बेस बनते हैं। 7. डेवलपमेंट हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों से प्रभावित होती है। हेरिडिटी जेनेटिक पोटेंशियल देती है और एनवायरनमेंट उस पोटेंशियल को शेप करता है। एग्जाम्पल, बच्चे में म्यूजिक का टैलेंट हो सकता है, लेकिन ट्रेनिंग और प्रैक्टिस उससे डेवलप करती है। 8. डेवलपमेंट सिंपल से कॉम्प्लेक्स होती है। स्किल्स पहले सिंपल फॉर्म में डेवलप होती है और फिर कॉम्प्लेक्स होती जाती है। एग्जाम्पल, बच्चा पहले आवाज निकलता है, फिर वर्ड्स और सेंटेंसेस बोलना सीखता है। 9. डेवलपमेंट मैचुरेशन और लर्निंग दोनों पर निर्भर है। मैचुरेशन नेचुरल ग्रोथ है, जबकि लर्निंग एक्सपीरियंस से आती है। दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। एग्जाम्पल, बच्चा तभी साइकिल सीख सकता है जब उसकी बॉडी बैलेंस करने के लिए मैच्योर हो। 10. डेवलपमेंट कल्चर और समाज से प्रभावित होती है। हर सोसाइटी अपने कल्चरल वैल्यूज के हिसाब से बच्चों को सिखाती है। एग्जाम्पल, कलेक्टिव कल्चर में कोऑपरेशन पे फोकस होता है, जबकि इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर में इंडिपेंडेंस पे। कंक्लूजन, आखिर में कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट एक कंटिन्यूअस और मल्टीडायमेंशनल प्रोसेस है जो हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। इस पर हेरिडिटी, एनवायरनमेंट, कल्चर और लर्निंग का कंबाइंड इफेक्ट होता है। डेवलपमेंट के प्रिंसिपल्स को समझना टीचर्स और पेरेंट्स के लिए जरूरी है ताकि वो हर एज स्टेज पर सही गाइडेंस दे सकें। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 7. Explain any 2 issues in child development with examples. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बच्चों के विकास के 2 बड़े इश्यूज बताने हैं, कौन से फैक्टर्स उनके फिजिकल, इमोशनल या सोशल ग्रोथ को अफेक्ट करते हैं, और उनके एग्जाम्पल्स के साथ समझाना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। चाइल्ड डेवलपमेंट का मतलब होता है बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और भावनात्मक विकास। लेकिन कई बार कुछ प्रॉब्लम्स इस प्रक्रिया को अफेक्ट करती है। यह प्रॉब्लम्स बायोलॉजिकल, सोशल या एनवायरमेंटल कारणों से हो सकती है। इस आंसर में हम 2 इंपॉर्टेंट इश्यूज, मैलन्यूट्रिशन, पोषण की कमी, और इमोशनल प्रॉब्लम्स, भावनात्मक समस्याएं, के बारे में बात करेंगे। मेन बॉडी। 1. मैलन्यूट्रिशन और उसका असर बच्चों के विकास पर। 8. मैलन्यूट्रिशन का मतलब है जब बच्चे को उसके शरीर के लिए जरूरी पोषक तत्वों की कमी हो जाती है। कारण: गरीबी, खाने की कमी, माँ बाप की जानकारी की कमी या हेल्थ फैसिलिटीज का अभाव। शारीरिक असर: ऐसे बच्चों का हाइट और वेट कम होता है, इम्यूनिटी वीक होती है और वो बार बार बीमार पड़ते हैं। मानसिक असर: मैलन्यूट्रिशन से ब्रेन डेवलपमेंट स्लो हो जाता है, कंसंट्रेशन और लर्निंग कैपेसिटी कम हो जाती है। उदाहरण: गांव के कई बच्चों में क्वाशियोको और मराज़मस जैसे रोग देखे जाते हैं। सरकारी योजनाएं, मिड डे मील, ICDS और पोषण अभियान जैसे प्रोग्राम्स बच्चों को पोषण देने के लिए चलाए जा रहे हैं। 2. भावनात्मक समस्याएं, इमोशनल प्रॉब्लम्स। 8.
जब बच्चे अपनी फीलिंग्स जैसे गुस्सा, डर, उदासी या चिंता को कंट्रोल नहीं कर पाते, टू यूज इमोशनल प्रॉब्लम कहते हैं। कारण: पारिवारिक झगड़े, नेग्लेक्ट, स्कूल बुलिंग, स्टडी प्रेशर या किसी अपने के खो जाने से। टाइप्स: एंग्जाइटी, हर चीज का डर रहना। डिप्रेशन, हमेशा उदास रहना और किसी से बात ना करना। अग्रेशन, गुस्सा करना, तोड़फोड़ करना या दूसरों को हर्ट करना। असर: ऐसे बच्चे इमोशनल और सोशल तौर पर वीक हो जाते हैं। उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्कूल परफॉर्मेंस कम हो जाती है। उदाहरण: अगर घर में माँ बाप रोज लड़ते हैं तो बच्चा स्कूल में अकेला या अग्रेसिव हो सकता है। टीचर और पेरेंट्स का रोल: टीचर को ऐसे बच्चों को समझना और उन्हें काउंसलिंग देनी चाहिए। पेरेंट्स को बच्चों के साथ टाइम बिताना चाहिए और सेफ इमोशनल एनवायरनमेंट देना चाहिए। 3. शारीरिक और भावनात्मक इश्यूज का संबंध। मैलन्यूट्रिशन और इमोशनल प्रॉब्लम्स एक दूसरे से जुड़े होते हैं। अगर बच्चा कमजोर है तो वो इमोशनल तौर पर भी परेशान रहता है, और अगर वो उदास है तो खाना कम खाता है। दोनों को साथ में हैंडल करना जरूरी है। कंक्लूजन: बच्चों का विकास एक संवेदनशील प्रक्रिया है जिसमें उनका शारीरिक और भावनात्मक दोनों सेहतमंद होना जरूरी है। मैलन्यूट्रिशन और इमोशनल प्रॉब्लम्स बच्चे के ओवरऑल ग्रोथ को रोक देते हैं। इसलिए पेरेंट्स, टीचर्स और सोसाइटी को मिलकर एक नर्चरिंग और हेल्दी एनवायरनमेंट देना चाहिए जिससे हर बच्चा अपनी पूरी पोटेंशियल तक पहुंच सके। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 8. Why is the ability for coping with stress an important life skill for self-management? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें बताना है कि स्ट्रेस को हैंडल करने की एबिलिटी सेल्फ मैनेजमेंट के लिए क्यों जरूरी है। इसमें स्ट्रेस और कोपिंग का मतलब समझाना है और ये बताना है कि स्ट्रेस से डील करना कैसे इमोशनल बैलेंस, डिसीजन मेकिंग और ओवरऑल लाइफ को इम्प्रूव करता है। आंसर: इंट्रोडक्शन। स्ट्रेस हर इंसान के लाइफ का एक नेचुरल हिस्सा है जो तब आता है जब हम मुश्किल या प्रेशर वाली सिचुएशंस फेस करते हैं। कोपिंग का मतलब है स्ट्रेस को इफेक्टिवली हैंडल करना बिना अपनी इमोशनल बैलेंस को। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब होता है अपने थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस को कंट्रोल करना ताकि हम हर सिचुएशन में अच्छा परफॉर्म कर सकें। इसीलिए स्ट्रेस से कोप करना एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ स्किल है जो मेंटल हेल्थ और प्रोडक्टिविटी दोनों बढ़ता है। मेन बॉडी। 1. स्ट्रेस और कोपिंग मैकेनिज्म्स को समझना। स्ट्रेस एक ऐसी अवस्था है जिसमें शरीर और मन दोनों पर प्रेशर महसूस होता है, जैसे एग्जाम्स का स्ट्रेस, काम का प्रेशर या पर्सनल प्रॉब्लम्स। कोपिंग मैकेनिज्म्स वो तरीके होते हैं जिनसे हम स्ट्रेस को मैनेज करते हैं। ये 2 टाइप के होते हैं: प्रॉब्लम फोकस्ड, मुद्दे को सॉल्व करना, और इमोशन फोकस्ड, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। एग्जाम्पल: एग्जाम के टाइम स्टूडेंट अगर स्टडी प्लान बनाए तो ये प्रॉब्लम फोकस्ड कोपिंग है, और अगर वो मेडिटेशन करे तो ये इमोशन फोकस्ड कोपिंग है। 2. स्ट्रेस मैनेजमेंट और सेल्फ मैनेजमेंट का कनेक्शन। सेल्फ मैनेजमेंट का मतलब है अपने बिहेवियर और इमोशंस पर कंट्रोल रखना। जब हम स्ट्रेस को इफेक्टिवली मैनेज करते हैं तो हम इमोशनल इंटेलिजेंस और रेजिलियंस डेवलप करते हैं। टीचर्स और स्टूडेंट्स दोनों के लिए ये स्किल जरूरी है ताकि वो चैलेंजेस के टाइम काम और पॉजिटिव रह सकें। 3. सेल्फ मैनेजमेंट के लिए स्ट्रेस कोपिंग क्यों जरूरी है? इमोशनल बैलेंस बनाए रखता है। कोपिंग स्किल्स से गुस्सा, चिंता और फ्रस्ट्रेशन कम होता है। इससे हम इमोशनली स्टेबल और काम रहते हैं। फोकस और प्रोडक्टिविटी बढ़ता है। जब स्ट्रेस कम होता है तो कंसंट्रेशन और डिसीजन मेकिंग बेटर होती है। बर्नआउट कम होता है और एफिशिएंसी बढ़ती है। फिजिकल और मेंटल हेल्थ को प्रमोट करता है। अगर स्ट्रेस कंट्रोल ना हो तो हेल्थ प्रॉब्लम्स जैसे हेडेक, एंजाइटी या डिप्रेशन हो सकता है। रिलैक्सेशन, एक्सरसाइज और माइंडफुलनेस से स्ट्रेस कम होता है। रेजिलियंस और सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो लोग स्ट्रेस हैंडल कर लेते हैं वो फेलियर से जल्दी बाउंस बैक करते हैं। इससे उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस और अडेप्टेबिलिटी बढ़ता है। पॉजिटिव लाइफस्टाइल चॉइसेस को एनकरेज करता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट से वर्क लाइफ बैलेंस और हेल्दी हैबिट्स डेवलप होती है। नेगेटिव कोपिंग जैसे अल्कोहल या अग्रेशन से बचाव होता है। 4. कोपिंग स्किल्स डेवलप करने के तरीके। सेल्फ अवेयरनेस, स्ट्रेस के सिग्नल्स पहले से पहचानना सीखो। टाइम मैनेजमेंट, काम को प्लान करना और प्रायोरिटी देना स्ट्रेस कम करता है। रिलैक्सेशन, मेडिटेशन, योग और डीप ब्रीदिंग हेल्पफुल होते हैं। सोशल सपोर्ट, फैमिली और फ्रेंड्स से बात करना मन हल्का करता है। हेल्दी लाइफस्टाइल,
सही खाना, नींद और एक्सरसाइज स्ट्रेस कंट्रोल करते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग, हर प्रॉब्लम को ग्रोथ के मौके के रूप में देखना सीखो। 5. एजुकेशन फील्ड में एप्लीकेशन, स्कूल और कॉलेजेस में स्टूडेंट्स को स्ट्रेस मैनेज करने के लिए वर्कशॉप्स और माइंडफुलनेस सेशंस करवाए जा सकते हैं। WHO और NCERT लाइफ स्किल्स फ्रेमवर्क के हिसाब से कोपिंग विद स्ट्रेस एक एसेंशियल लाइफ स्किल है जो हर स्टूडेंट को सीखना चाहिए। कंक्लूजन, आखिर में स्ट्रेस से कोप करना एक जरूरी लाइफ स्किल है जो इमोशनल स्टेबिलिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों को स्ट्रांग बनाता है। जो व्यक्ति स्ट्रेस को मैनेज कर लेता है वो अपने डिसीजंस बेहतर बनाता है और एक बैलेंस्ड लाइफ जीता है। इस स्किल के बिना सेल्फ मैनेजमेंट अधूरा है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।